तो आज की मेजर न्यूज कहती है कि ईवी की सेफ्टी मस्ट बी अ प्रायोरिटी। कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। एंड रशिया और चाइना ने वीटो किया है एक यूएन रेजोल्यूशन जो कि बहरीन ने प्रपोज किया था। क्या कहता है इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड रिकॉर्ड्स ऑन कास्ट सेंसस डिसीजन मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज, तो ये आया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसस, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। प्लस एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि भी न्यूज़पेपर में तो अगर नहीं अभी छपी होगी, बट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट हैज बीन ओपन्ड, तो अब होपफुली ट्रेड प्रॉपरली अब रिज्यूम हो सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है सिंस 5-6 बजे के आसपास की न्यूज़ थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बताना चाह रही थी। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 8 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ आपकी क्या कहती है, ईवी सेफ बट सेफ्टी मस्ट बी प्रायोरिटी। सो सिंस ईवी का जो आप कह सकते हो कल्चर है वो इंडिया के अंदर प्रमोट हो रहा है। इंडिया के अंदर क्यों? क्योंकि नेट कार्बन जीरो एमिशंस जो हैं वो हमें कम भी करने हैं, है ना। नेट कार्बन जीरो एमिशंस को हमें अचीव भी करना है, टारगेट जो 2070, 2050, 2030 के अकॉर्डिंगली इंडिया ने सेव किया है ना। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ईवी के अडॉप्शन जो है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको इनकलकेट किया जा रहा है इन द एनवायरमेंट, इन द इकोसिस्टम व्हेन इट कम्स टू व्हीकल्स, राइट। सो ईवीज की सेफ्टी मस्ट बी अ प्रायोरिटी। ईवीज की अगर हम ऑल दो बात करें, ये आर्टिकल आपको ये चीज बताता है कि इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसके अकॉर्डिंगली ईवीज आर सेफ, बट सिंस ईवीज आर बैटरी ऑपरेटेड देयर सेफ्टी मस्ट बी अ प्रायोरिटी, राइट। तो ये आपको आर्टिकल ना बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो कि इररिलेवेंट तो ऑफ कोर्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल जो मेजर पॉइंट्स है आज हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है क्रिटिकल पीस ऑफ डिकार्बनाइजिंग है रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। तो इसी वजह से जो ग्लोबली हमारे पास एट अ रैपिड रेट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ईवी सेक्टर को, है ना। तो ईवीज के लिए हमें पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, ठीक है, या इवन कि हमारे पास आप कह सकते हो कमर्शियल व्हीकल्स में भी ईवीज को इनकलकेट करने की बात की जा रही है। तो इसी वजह से हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसको फॉर अ सस्टेन्ड इंडिया तो अब अपने टारगेट को मीट करने के लिए 30% ऑफ द ईवी सेल्स बाय 2030 एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 2047 तक हमें एक इंडिपेंडेंस गोल चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेट कार्बन जीरो एमिशंस, राइट। तो तभी हम यहाँ पर विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं 2047 तक, दैट नीड्स टू बी अचीव्ड। ठीक है, तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री के नाम में आ सकते हैं। तो इसी वजह से जो इको है ईवी की जब हम बात करते हैं, इट इज सच अ काइंड ऑफ यू कैन से सेक्टर जिसको हमें अब अच्छे से अचीव करना पड़ेगा। इसकी जितनी भी आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट में इसको प्रॉपरली इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको अचीव कर पाएंगे, है ना, कि हमारी जो कार्बन एमिशंस है इसको हम कम कर पाएंगे। देन अमंग द सेफेस्ट ईवीज जो है अमंग द सेफेस्ट टेक्नोलॉजीज है ट्रांसपोर्टेशन की, किसी भी तरह का ऐसे कोई फायर का रिस्क यहाँ पर नहीं है। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर रिलेटिवली ज्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं आग लगने के। तो ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्वे की उन्होंने बात बताई आपको कि कंट्री विद वन ऑफ द हाईएस्ट ईवी अडॉप्शन रेट्स, बट अगर आप देखो इसने भी सिर्फ 2 या 3 या 5 ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर ईवी की फायर्स का है, एज कंपेयर टू यू कैन से इंटरनल कंबशन इंजन जो कि 4 to 5 टाइम्स हायर रहते हैं एज कंपेयर टू ईवीज। तो ये सिंपल सी चीज है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको ये डेटा दिया गया है कि कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया के तो 0.0012% के आसपास के चांसेस नजर आते हैं, वेराज अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया 0.1% चांसेस है। इंडिया ने अभी तक ये डेटा को लाट ही नहीं किया है, इंडिया की तरफ से अभी ये डेटा आना बाकी है। ठीक है, हम इस चीज में फिलहाल पीछे हैं कि 2024 के अंदर कर्नाटका ने 83 ईवी फायर इंसिडेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया था, रिपोर्ट भी किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनल कंबशन इंजन्स के मुकाबले अगर उसको कंपेयर करके देखें तो दे आर सेफर, मच सेफर। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि रूल ऑफ थंब यही है कि इक्वली हमें इंपॉर्टेंट करना चाहिए, जो हमारी एक्नॉलेज करनी चाहिए ईवी फायर जो कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी मैनेज करने के लिए, जो कि प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि अब ये हॉट दे बर्न हॉटर क्योंकि बैटरीज हैं, एमिट करती हैं टॉक्सिक गैसेस एंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि कोई भी अगर ईवी की बैटरी के अंदर आग लग जाती है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के अंदर आग लग जाती है, तो नॉर्मल आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के अकॉर्डिंगली अगर हम उसे बुझाना भी चाहते हैं तो हमें 500 से 700 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, वेरस 500 नहीं 300 से 700 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। कन्वेंशनल फायर फाइटिंग मेथड जो है ईवीज की फायर को यहाँ पर बुझाने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि दे आर ऑफ्टन लेस इफेक्टिव फॉर लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स जो है ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दैट थर्मल रनअवे एंड प्रेजेंस ऑफ जेट लाइक फ्लेम्स। तो इस वजह से हम पुराने मेथड से ईवीज की फायर को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। प्लस यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, जो कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर बैटरी फायर्स की तरफ से अब बताए गए हैं कि किस लेवल के हमें रिक्वायरमेंट है एक फायर एक्सटिंग्विशर्स की। व्हीकल्स या लिथियम आयन बैटरीज जो है उनको कभी भी
मतलब आप कह सकते हो अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए जब चार्जिंग पे आप उसको लगा रहे हो, एंड क्लोज स्पेसेस में इसको आपको कभी भी चार्जिंग में नहीं लगाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट कि हमें इंश्योर करना है कि जो फायर रिस्पॉन्डर्स हैं वो टाइम पर पहुंच पाए। देन ऑक्सिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें और भी रिक्वायरमेंट रहती है कि डिटेल्ड एनालिसिस यही कहता है कि बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स यही चीज बोलते हैं कि जो बैटरी सेल जो है उसकी वजह से ये इंसिडेंट नहीं हुआ, बट क्योंकि अब फेलियर क्या था एक्सिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए जो चार्जिंग सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए अगर एट होम, तो एक क्रिटिकल एसेट हमें रिक्वायरमेंट है कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑपरेटिंग अंडर कॉन्टिन्यूअस लोड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। तो अब यहाँ पर लोड्स की वजह से, क्योंकि अब अगर आप देखो आपको जो घर पे मीटर लगा होता है एक पर्टिकुलर लोड उसका यहाँ पर अलाउड होता है ना, तो कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आप वही लोड की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट एट पार करते रहेंगे, क्योंकि ईवी को अगर आपने चार्ज करना है घर पे रेजिडेंशियल एरियाज, क्योंकि ऑक्सिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हीटिंग होती रहेगी पर्टिकुलरली, एंड उसी वजह से अब आप ईवी की वजह से इवन शॉक की वजह से, क्योंकि जो आपका घर का आप कह सकते हो कि मीटर है वो ज्यादा अगर लोड ले रहा है इन दैट सिचुएशन, तो उस वजह से भी आग लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो करते 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 शॉक जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो अब लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही की जानी चाहिए जो इन अधेरेंस विद द गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं। तो इसी वजह से हमें डेडिकेटेड ईवी सर्किट्स को भी इंस्टॉल करवाना चाहिए घर के अंदर। अब जो यूजर्स हैं उनको सफिशिएंट हेडरूम मेन इलेक्ट्रिसिटी पैनल के अंदर एंड पावर कनेक्शन के अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन पर लगवाना जरूरी है। तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेयर जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर्स जो कि अब ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए आते हैं या रेजिडुअल करंट डिवाइसेस के लिए जो लीकेज प्रोटेक्शन के लिए आती है, प्रॉपर अर्थिंग फॉर फॉल्ट करंट पाथ्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड आर्टिकल है, इतना ज्यादा यहाँ पे बहुत है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। देन हमें नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की, हम फेम लॉज की, यहाँ पर फेम रूल्स की बात करते हैं ना, मल्टीपल ऐसी चीजें आती है, जैसे हम BS5 एंड BS6 की भी बात कर रहे हैं ना इस टाइम पे। बट जब हम बात कर रहे हैं ईवीज की, तो किस तरह के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है, इनका क्या नाम है, अब एज पर द IEC 60529 के इंश्योर करना डस्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस जो है वो अब नहीं, अब जो रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कहने का कि चार्जिंग पॉइंट जो है जहां पर इंस्टॉल किए गए आउटडोर्स, वो अब अप्रोप्रिएट इनग्रेस प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स जो कि एज पर IEC 60529 के अकॉर्डिंगली अधेयर करने चाहिए। डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए, वाटर जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज मॉइस्चर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक शॉक तो होगा ही। तो ये प्रॉपर ऐसी कॉमन चीजें हैं। लूज कनेक्शंस को आपको कैरी आउट यहाँ पर करना नहीं है, लूज कनेक्शंस अगर हैं उसको फटाफट से आप बंद कर दीजिए। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स कैन लीड टू डेंजरस हीट बिल्डअप, एंड इस वजह से प्रॉपर टाइटनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए एंड वेंटिलेशन होनी चाहिए प्लेसमेंट की, जो कि क्रिटिकल अब रोल प्ले करती है। तो इसी वजह से अगर आप देखो इलेक्ट्रिक साइकिल्स, टू व्हीलर्स एंड बैटरीज के लिए वो अब इंडोर्स फॉर चार्जिंग नहीं लेकर आनी चाहिए। जब भी पॉसिबल है जो व्हीकल है इसको चार्ज करना चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम्स, एंड बैटरीज जो है दे कैन नेवर बी कवर्ड विद ब्लैंकेट्स फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि ट्रैप करते हैं हीट को। ठीक है, तो अब ये थर्मल जो इंसुलेशन की बात की जा रही है वो भी नहीं की जानी चाहिए। ईवीज जो है वो सेफ है, मेनी केसेस के अंदर सेफर है देन कन्वेंशनल व्हीकल्स जब भी फायर के रिस्क की बात करते हैं। बट सेफ्टी जो है हमें एक तरह से गिवन नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। स्टिल हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर आप कह सकते हो कि हिदायतों का पालन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें जो ऐसी चीजें हैं या जो रूल्स है उसको भी फॉलो करना यहाँ पर जरूरी है। तो ये केस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैन्युफैक्चरर्स एंड पॉलिसी मेकर्स जो है उनको यहाँ पर बूस्ट करने चाहिए स्टैंडर्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ताकि हमारा जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, अगर कोई भी लैप्स एग्जिस्ट करता है सेफ्टी के अंदर तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को हैम्पर ना करते हुए जो सरकार है या इवन की पॉलिसी मेकर्स है उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए, उनके ऊपर बेटरमेंट की जा सके आने वाले टाइम के लिए। तो सेफ प्रैक्टिसेस जहां पर इंस्टॉलेशन हो रही है, चार्जिंग एंड मेंटेनेंस है, वो नॉन नेगोशिएबल यहां पर है। एज वी अवेट के जो रिजल्ट्स है इंडोर एग्जामिनेशन के, वो अब कुछ कुछ एरियाज के अंदर ग्रेटर फोकस के अंदर सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर सिंस इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो रेजिडेंशियल एरियाज है कई बार वो बहुत ज्यादा क्लोजली नेट भी होता है, तो वहां पर भी अगर फायर इंसिडेंट्स अगर ऐसे हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। फिर वो एक हाउस होल्ड पे ही नहीं रह जाएगा, मल्टीपल हाउस होल्ड तक भी जाता है ना। तो उस चीज के ऊपर सरकार अभी पायलट रन बेसिस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर रही है, टेस्ट कर रही है कि किस तरीके से सेफ्टी को मैनेज करना है। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन रशिया चाइना वीटो UN रेजोल्यूशन ऑन रीओपनिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब अगर आप देखो चाइना एंड रशिया ने वीटो किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन कि रीओपन करना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक ऑलरेडी डाइल्यूटेड टेक्स्ट था टू रिमूव द गल्फ स्टेट्स, जो कि डिजायर कर रही थी ग्रीन लाइट कि हमें अब फोर्स को यूज करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द की शिपिंग लेन, जो चीज के लिए अभी रेजोल्यूशन अभी डिले कर दिया गया था फॉर अ वीक, है ना। तो अभी इससे पहले कि वो रेजोल्यूशन टेकअप किया जाता
था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए रेजोल्यूशन बहरीन ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसको वीटो किया किसने, चाइना एंड रशिया ने। एंड जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो बहरीन के द्वारा रिसीव था, ठीक है। 11 वोट्स इन फेवर उनके आए एंड 2 अगेंस्ट एंड 2 एब्सेंटेशंस यहाँ पर देखी गई। एंड फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका है। वॉर वेवर्स ट्रेड पैक्ट लाइकली टू बी ऑन यूएस एजेंडा ऑन फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। तो जो विक्रम मिस्री हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, वो अब यूएस की विजिट पे हैं। अब वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर आप देखो कि ये जो अब आप कह सकते हो कि ये दौरा हो रहा है, अपने आप में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रही है, बट यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि दिस ट्रिप वाज प्री प्लान्ड, कि इसका वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के साथ कुछ लेना देना सच है नहीं है, ठीक है। तो अब इसी वजह से अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है किस कॉन्टेक्स्ट में, चबहार पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका अब एजेंडा डिस्कस होना है इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि चबहार पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी, इंडियन कंपनीज की तो लगी हुई है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो यूएसए के द्वारा लगाई गई हैं, एंड किसी भी तरह का अब अगर ट्रेड इंडिया नहीं कर पाएगा, या चबहार पोर्ट जिसकी रिक्वायरमेंट इंडिया को हमेशा स्ट्रेटेजिकली भी यहाँ पर रही है, अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाने में भी रही है, एंड इवन की पाकिस्तान के जो पोर्ट है उसको बाईपास कर रहा है। कौन सा पोर्ट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा पोर्ट है जिसको बाईपास करने के लिए इंडिया ने चबहार पोर्ट को यूज करना यहाँ पर शुरू किया था, मुझे बताना, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस होगी। अब एग्जाम्पशंस जो है वो ईरानियन ऑयल की परचेज पे वो एक्सपायर हो जाएंगी अप्रैल 19 तक, तो वो चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन होनी अभी बाकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो सकती है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, जो कि इंडिया एंड यूएसए काफ़ी टाइम से यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। एंड जस्ट वीक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रंप जो है उन्होंने फाइनलाइज की थी डील, उसके बाद आप देखो कि मे बी चांसेस आर कि वापस से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो बातें हैं वो वापस से शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर जो विजिट है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो भी अब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, उनकी भी अगर आप कह सकते हो कि मीटिंग यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ को भी देखा जा रहा है। तो अब डिफरेंट तरह की जो आइडियाज़ है वो यही हैं कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल डिसीजंस या रिलेशंस जो हैं एंड एडवांस गोइंग कोऑपरेशंस अक्रॉस द की एरियाज, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, उसका फुल रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा। एंड जो यहाँ पर डेवलपमेंट की जानी है किसमें, इशूज़ रिगार्डिंग ट्रेड, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हो सकती है। देन शेयर ऑफ वेस्ट एशिया ऑयल इम्पोर्ट्स रोज टू 54% जस्ट बिफोर द वॉर, कि इंडिया ने क्रूड ऑयल को परचेज कर लिया जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ यू कैन से द वॉर, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 28 फरवरी के आसपास यहाँ पर हुआ था। तो जो अब लार्जेस्ट आप कह सकते हो इंपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्रूड ऑयल का किया गया जस्ट बिफोर द वॉर, ठीक है, कि 91% के आसपास जो हमारे पास क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया गया था, एंड 54% जो है वो वेस्ट एशियन नेशन से किया गया था, जीसीसी नेशंस एंड अदर वेस्ट एशियन नेशन से। कि इंडिया ने अब एंटर किया एनर्जी क्राइसिस ब्रॉट ऑन बाय ईरान वॉर, जो कि पर्टिकुलरली ससेप्टेबल था टू द डिस्ट्रप्शंस इन वेस्ट एशिया। तो डेटा के अकॉर्डिंगली इंपोर्ट नियरली 91% ऑफ द क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट थी इन फरवरी 2026, अ हिस्टोरिक हाई, बट मोर देन 54% ऑफ दीज इंपोर्ट्स वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से आया, जो कि सेकेंड हाइएस्ट है इन नियरली 3.5 ईयर्स। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यही चीज़ बताता है कि जो वॉल्यूम है इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स की फरवरी 2026 की वो 33% से बढ़कर 205.3 लाख टन हो चुकी है ओवर फरवरी लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने कितना इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। तो इट इज लाइक कि इंडिया इज इंपोर्टिंग की थर्ड मोर ऑयल इन फरवरी 2026 एंड एज इट डिड अ ईयर अर्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो कि हमारी जो इंपोर्ट है अकाउंटेड फॉर 90.8% ऑफ द टोटल ऑयल प्रोसेस्ड बाय द इंडियन रिफाइनरीज इन फरवरी 2026, जो कि ऑलरेडी हिस्टोरिक हाई था ऑफ 90.2% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025-2026। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो शेयर है ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया का वेस्ट एशियन सोर्सेज से वो कौन सी कंट्री थी, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एंड कतर, जो कि कंबाइन यहाँ पर 54.4% के आसपास बना रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिसंबर 2025 ये फिगर कितनी थी, 56.8% थी, जो कि देयर हाईएस्ट रेट था सिंस सितंबर 2025 इंडिया के इंपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो डेटा ने यही बताया है कि नॉट ओनली वाज इंडिया इंपोर्टिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑफ द लेड अप यूएस इजराइल वॉर किससे पहले, बट इट वाज आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्रैश इन प्राइसेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो प्राइस ऑफ इंडिया की जो बास्केट है क्रूड ऑयल की इन फरवरी 2026 वो $69 पर बैरल के आसपास थी, एंड जो प्राइस है वो एवरेज कर रहा था अराउंड $78 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जो ये अब डिप एकदम से देखने को मिला था, तो इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा किया यहाँ पर, ठीक है। एंड जो इंडियन बास्केट की वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल है कहाँ पर, ओमान एंड दुबई के अंदर, अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ ब्रेंट। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास क्रूड ऑयल एग्जिस्ट करते हैं, सार एंड स्वीट, उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस हैं बास्केट के अंदर
वो वेरी करते हैं, उनकी वेटेजेस भी है वो डिफरेंट यहाँ पर है। रिकॉर्ड्स ऑन कास्ट सेंसस डिसीजंस कांट बी डिस्क्लोज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि जो रिकॉर्ड है इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस का, उनके इनपुट का, सजेशंस का, जो कि अब रेफर जिनको किया जा रहा है डिसीजंस के को लेने के लिए एन्यूमरेशन को लेकर इन 2027 का सेंसस का डेटा, जिसके अंदर कास्ट एन्यूमरेशन को भी इंक्लूड किया जाना है, तो उसका जो अब प्रॉपर आइडिया है, ये जो कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन की हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपली बताया जा रहा है। एंड उन्होंने बोला इस चीज़ को हम पब्लिक नहीं कर सकते एंड इट इज़ फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट किया जाता है इसको अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। एंड उन्होंने यही चीज़ बोली क्योंकि अब एक RTI की रिक्वेस्ट थी जो कि द हिंदू के द्वारा ही यहाँ पर फाइल की गई थी, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये चीज़ बोला है। एंड एग्जेम्पशंस जो है रिकॉर्ड के दे वर अंडर नॉन डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज I ऑफ द 2005 लॉ। ये सेक्शन यही कहता है कि गवर्नमेंट जो है ऑब्लिगेटेड नहीं है कि कैबिनेट पेपर्स को अब इन पब्लिक डोमेन लेकर आया जा सके कि जो मैटर इज ओवर या कंप्लीट, एंड प्रोवाइड करती है वो डिसीजंस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगर रीजंस उनके पास एग्जिस्ट करते हैं तो ये इन पब्लिक डोमेन नहीं आएगा। एंड जो मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ विच जो डिसीजन लिए गए हैं दे शैल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन। डिसीजन ले लिया है बट दे आर सेइंग कि वी आर नॉट नेसेसरली ऑब्लिगेटेड टू पुट दोज पेपर्स या कैबिनेट के डिसीजंस इन पब्लिक डोमेन। तो हमारे पास ये सो एंड सो जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है सेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली IT एक्ट के अकॉर्डिंगली हम इस चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आएंगे। कि मतलब कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रैल 30 को पोस्ट की गई थी कैबिनेट कमेटी के द्वारा पॉलिटिकल अफेयर्स, जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम कास्ट एन्यूमरेशन को इन द अपकमिंग सेंसस इंक्लूड करेंगे। लास्ट ईयर की ये बात हो रही है, अप्रैल 30 अभी तो कहाँ ही आई, लास्ट ईयर अप्रैल 30 की ये बात हो रही है। देन EV सेल्स सर्ज 25% टू 24.52 लाख यूनिट्स के टोटल इलेक्ट्रिक EVs हैं रिटेल सेल्स के अंदर। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 को देखें तो 2 and 3 व्हीकल जो है व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स हैं एंड कमर्शियल व्हीकल्स हैं 24.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर राइज देखने को मिला, जो कि 24.52 लाख यूनिट्स के आसपास बनती हैं। हर एक कैटेगरी की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी भी गई है एंड उसके अकॉर्डिंगली डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलती है EV सेक्टर के अंदर। एंड ये रिपोर्ट फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा रिलीज की गई कि पैसेंजर व्हीकल्स की जो रिटेल सेल्स है वो 83.63% से बढ़ गई थी एंड EV सेल्स जो है अब मोर देन डबल यहाँ पर हो गई, अप्रोक्सीमेटली 20,000 यूनिट्स के आसपास। तो पैसेंजर व्हीकल के अंदर अगर आप देखो मार्केट लीडर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ही निकला है, जिनकी 36% सेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल अब यहाँ पे कंपनीज के नाम दिए गए हैं, वो डेटा हमारा यूज के लिए तो है नहीं। एंड टेस्ला की पहली आप कह सकते हो ऐसी रजिस्टर किया है उन्होंने रिटेल सेल्स को कि 342 यूनिट्स उन्होंने बेची हैं एंड इट कैन बी अ की प्लेयर इन द कमिंग ईयर्स इन द मार्केट एज वेल। तो 628 यूनिट्स जो कि 77% ग्रोथ यहाँ पर टेस्ला के केस में देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स जो हैं अब रिटेल सेक्टर में अगर आप देखो उन्होंने 40% ग्रोथ दूसरे तरह के व्हीकल टू व्हीलर्स की भी जब हम बात करें, इवन पैसेंजर व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं, EVs के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें एंड इवन की जितनी भी बसेस चल रही हैं हमारे पास अदर काइंड ऑफ हैवी व्हीकल्स, उसके केस में भी टाटा मोटर्स जो है वो एक लीड ले रहा है। तो टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर ई व्हीलर सेगमेंट के अंदर टॉप 3 में TVS मोटर आ जाता है 44% के आसपास एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के केस में अगर आप देखो 18.87% के आसपास एक यहाँ पर हमारे पास ग्रोथ देखने को मिलती है 60.9% के अराउंड, जो कि अब 6 in 10 व्हीलर्स अगर आप देखो दे वर सोल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो महिंद्रा ग्रुप जो है अब मार्केट लीडर रहा इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, आपको सिंपल सी बात बताई जा रही है। देन इंडियन ई-कॉमर्स इकोसिस्टम अंडरगोइंग अ फंडामेंटल रिवायर, कि हमारे पास जो ई-कॉमर्स सेक्टर है ना उसके अंदर AI की इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, कि हमारा जो सिस्टम है वो एक फंडामेंटल रिवायर कर रहा है कि ताकि हम $250 बिलियन बाय 2030 पहुंच सके, जो कि करंटली हम $90 बिलियन हैं एट प्रेजेंट। एंड ये रिसर्च जॉइंटली जो कि गूगल एंड डेलॉयट के द्वारा कंडक्ट की गई है, उनका डेटा ये बताता है कि $250 बिलियन जो कॉमर्स फ्रंटियर है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 150 मिलियन न्यू शॉपर्स जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एंटर हो चुके हैं एंड पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है वो डबल हो चुकी है। तो 220 मिलियन स्ट्रॉन्ग कोहॉर्ट ऑफ जेनजी कंज्यूमर्स जो है वो अब डिमांड बढ़ाएंगे ऑनलाइन स्पेंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली बाय 45%। तो ये जो शिफ्ट है ये मैंडेट करता है कि AI पावर शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। एंड जो रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है 4 ऐसे क्रिटिकल फोर्सेस को जो कि इंस्पायर्ड, इंटेलिजेंट, इंस्टेंट एंड इमर्सिव होने चाहिए, जो कि क्यूमुलेटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे $100 बिलियन को अब कॉमर्स सेक्टर के अंदर बाय 2030। ये आपकी रिपोर्ट
कहती है कि अब ये जो डिमांड एक्सपीरियंसेस हैं, स्टोरी टेलिंग पावर्ड बाय एआई एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजीज एंड अगर आप देखो एंकर्ड बाय इंस्टेंट फुलफिलमेंट, तो अब हमारा एआई सेक्टर जो है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो रिवायर होना चाह रहा है, क्योंकि जो जेनजीज हैं वो 45% से अगर आप देखो अपने स्पेंडिंग्स को कर सकते हैं इंक्रीज, एंड ऑलमोस्ट जो करंट हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं ई प्लेटफॉर्म्स पे, उनका भी जो अब आप एक्सपेंडिचर देखोगे वो डबल हो चुका है। कि इंडिया का ई कॉमर्स लैंडस्केप जो है एंटर कर रहा है स्ट्रक्चरली डिफरेंट फेज में, जो कि फ्रॉम मास मार्केटिंग टू एन एरा ऑफ एल्गोरिदमिक इंटीमेसी की तरफ जा रहा है, जहां पे डिमांड सिर्फ जस्ट प्रेडिक्टेड नहीं है बट सिंथेसाइज की गई है इन रियल टाइम एंड उसके अकॉर्डिंगली डेटा को पब्लिश किया गया है। एंड बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन दिल्ली मीट्स डोवाल, तो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अजीत डोवाल जो कि एनएसए हैं इंडिया के, उनसे मिले हैं। अब विजिट जो है बांग्लादेश से इन मोर देन अ ईयर अगर आप देखें तो मिस्टर रहमान हु वाज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, उन्होंने ट्रैवल किया है टू दिल्ली इन नवंबर 2025 फॉर अ रीजनल मीटिंग। उसके बाद वो अब यहाँ पर आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो यहाँ पर किसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एंकरेज किसके ऊपर देगी, पीपल टू पीपल रिलेशंस के ऊपर, एंड फर्दर इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप के ऊपर भी बात हो सकती है, एंड फर्दर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी यहाँ पे कंसर्न में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखो बांग्लादेश के साथ जो हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं उसको लेकर भी एक न्यूज आई थी जहाँ पे रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा से भी एक स्टेटमेंट आई है कि उनको आप इंक्लूड कर दो इन दिस पर्टिकुलर जो रेप्टाइल्स है जिसके अंदर स्नेक्स एंड इवन क्रोकोडाइल्स है, आप उनको इंक्लूड कर दो इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द ओपन बॉर्डर्स जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम अभी यही है कि फ्लडिंग को लेकर इशू है एंड रेजिडेंशियल एरियाज हैं आसपास, तो वो अब नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का ना हो जाए, जिस वजह से रुका जा रहा है फिलहाल। तो उसके बाद बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग अगर यहाँ पर हो रही है इंडिया के अंदर, वो अपने आप में ही चीज़ों को मे भी सुधारने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से यही स्टेटमेंट भी आई थी ना कि जो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं या किसी भी तरह की स्मगलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉइंटली ऑपरेट करके मल्टीपल एक्शंस लेगी ताकि जो चीजें हैं इसको रोका जा सके। देन 5 kg एलपीजी कोटा डबल्ड एमिड हॉर्मूज टेंशंस के जो गवर्नमेंट है उसने डबल कर दिया है डेली कोटा मार्केट प्राइस का 5 kg एलपीजी सिलेंडर्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखो कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो वेरियस सेगमेंट्स में आते हैं, हमारे पास कमर्शियल में आते हैं, देन हमारे पास नॉर्मल डोमेस्टिक यूज में 14 kg के आसपास वाले आते हैं, 5 kg वाले भी आते हैं। तो 5 kg वाले जो प्राइसेस हैं एलपीजी सिलेंडर्स के वो एज पर अगर आप देखो यहाँ पर कितने 913 रुपीज अ प्राइस, 549 रुपीज इन दिल्ली हो गया था एज अगेंस्ट 913 प्राइस फॉर 14.2 kg डोमेस्टिक यहाँ पर जो सिलेंडर्स है। क्योंकि 5 kg वाले जो सिलेंडर्स है वो भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ना, तो अब इनिशियली उनका प्राइस जो है वो कम रखा जाना चाहिए, बट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अगर आप देखो एलपीजी की जो प्राइस है वो बढ़ गई थी। एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अगर आप देखो जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ एलपीजी की किसको, डोमेस्टिक सेक्टर को इनिशियली दे दी गई थी। तो इससे जो सप्लाई है कमर्शियल सेक्टर को लेकर जिसके अंदर 5 kg एंड जो बाकी बड़े सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनके केसेस में भी उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड रह गई। तो क्या होगा कि 5 kg वाले जो सिलेंडर्स उनके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गए। सो एज अ रिजल्ट जो 913 रुपए का प्राइस यहाँ पर सिलेंडर का मिल रहा था हमें 14.2 kg वाला जो अब डोमेस्टिक यूजर्स के लिए था, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो 5 kg एलपीजी वाला जो सिलेंडर है उसकी प्राइस 549 रुपीज तक बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो इस वजह से जो सप्लाईज हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा हाउस होल्ड है जो कि आसपास छोटे एक सिंगल व्यक्ति भी अगर कोई रह रहा हो तो वो बड़ा सिलेंडर अगर नहीं प्रेफर कर रहा है, या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है 5 kg वाले सिलेंडर की, तो उनके लिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, एलपीजी का कोटा उनके लिए डबल कर दिया ताकि सप्लाई बढ़ जाए इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो अक्रॉस द कंट्री जो भी अब एलपीजी को लेकर अवेलेबल या डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स है प्रोडक्शन को लेकर, वो एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर होनी चाहिए। इवन की जो व्यक्ति है वो भी अब ले सकते हैं एलपीजी सिलेंडर, जिनका कोटा यहाँ पर डबल कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, कि जो कमर्शियल यूजर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट पहले एलपीजी दी जा रही थी, एंड जो स्टेप्स हैं वो अब रेज करते हैं इसको टू 70%। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है ₹2.5 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स है स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि एमएसएमई सेक्टर जो है सबसे ज्यादा हैम्पर हो रही है ड्यू टू दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको अब बंद होने से रोकने के लिए, क्योंकि ये अब क्या है, एपी सेंटर्स हैं, एमएसएमईज जो है, एक तरह से ये मेरी स्टेटमेंट है कि एपी सेंटर्स हैं कि जो आगे इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। तो एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करना इस टाइम पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, क्योंकि छोटे मोटे जो लोग मिलकर आपस में जो इंडस्ट्री को खोल रहे हैं एंड इवन एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो प्रोटेक्शन उसको गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे जब एमएसएमई सेक्टर अभी वीकर पोजिशन पे है, आप कह सकते हो बडिंग स्टेज पे है। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली सरकार ने बोला कि 90% ऑफ द क्रेडिट
जो भी अब अगर कोई एमएसएमई सेक्टर अपना फुलफिल नहीं कर पाया है तो 90% ऑफ द क्रेडिट, जो कि वैल्यू कितनी है उसकी 100 करोड़ रुपीस पर एमएसएमई, जो कि इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर फॉल करेगी, उसका जो ये 90% लोन है वो सरकार यहाँ पर माफ कर देगी या क्रेडिट गारंटी जो है वो प्रोवाइड कर देगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से कि एक क्रेडिट गारंटी 90% ऑन लोन्स ऑफ अप टू ₹100 करोड़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लेंडर्स को इन द केस ऑफ जो कि डिफॉल्ट किया जा रहा है अगर बोरोवर्स के द्वारा ड्यू टू द ऑनगोइंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अब गारंटी है बैंक लोन्स की, दे विल बी प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो इसके अकॉर्डिंगली कोई भी एमएसएमई ने अगर डिफॉल्ट किया है जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर से भी अगर एसोसिएटेड थी, तो वो अब यहाँ पर किसके, सरकार के द्वारा पेमेंट जो है इन केस अगर डिले हो रहा है तो वो सरकार के द्वारा यहाँ पर बेयर किया जाएगा। देन वॉर रेजेस फेयर ऑफ वर्कर्स एक्सोडस, रेमिटेंस फ्लोज एट रिस्क। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम इज ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंसेस जो कि अब इंडिया को बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसको प्लस ही करते हैं ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है, अगर हम इंडियन डायस्पोरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो सारे व्यक्ति हैं जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं एंड काम करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, बट वो रेमिटेंसेज यानी कि वो पैसा जो है, वो जीडीपी जो है वो हेल्प कर रहे हैं किसको, इंडिया की जीडीपी को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो फॉरेन रेमिटेंसेज से इंडिया को बहुत पैसा यहाँ पर आता है। एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर आप देखोगे जीसीसी नेशंस के अंदर मेजॉरिटी जितने भी वर्कर्स हैं या आप कह सकते हो जो लोग हैं वो अब किसके, अब इंडिया की तरफ से ही जाते हैं या इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं। तो वही जीसीसी नेशंस अभी वॉर के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यही आएगी कि वो लोग वहां से अब क्योंकि अनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर वापस इंडिया आना चाहेंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अभी खुद के लोगों को यहाँ पर केटर कर रहे हैं तो वो भी हमारे लोग ही, बट वो बाहर सेटल थे। अब रिसोर्सेज के ऊपर और प्रेशर पड़ सकता है, प्लस जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उससे जितना पैसा आता था, ठीक है, क्योंकि वो तो डॉलर के अंदर कन्वर्ट होकर आएगा या इवन इंडियन रुपीज में अगर वो कन्वर्ट होकर आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो वो चीज जो है वो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा। यही चीज आपको यहाँ पर न्यूज कहती है कि इंडिया का कंसर्न क्या है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इट इज नॉट जस्ट कि नियर टर्म डिप इन रेमिटेंसेज आएंगी, बट लार्जर रिस्क है कि इंडियन वर्कर्स जो है वो घर आ जाएंगे अगर हॉस्टिलिटीज ड्रैग अपॉन होती हैं। तो यही रिसोर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्लोज जो है फ्लोज स्टेबल रहेंगे फॉर नाउ, बट जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर वॉर कंटिन्यू हो जाती है एंड डिस्टर्ब करती है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को गल्फ इकोनॉमीज के अंदर जो कि एम्प्लॉय करती हैं मिलियंस ऑफ इंडियंस को। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स जो है एक फंक्शनल है इस टाइम पे, एंड इसी वजह से जो सीनियर फंक्शनरीज हैं वो अब दे कंटिन्यू टू बी स्टेशन। लोअर लेवल वर्कर्स जो है उनको जब से वो यहाँ पर आप कह सकते हो वहां पर गए हैं उसके बाद वो मूव कर सकते हैं। सीनियर लेवल जो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं लोग उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जो वहां पर जाकर अब मजदूरी का काम भी कर रहे हैं वो लोग में भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, कि दे आर होल्डिंग ऑन मनी बट नॉट सेंडिंग इट टू इंडिया, तो रेमिटेंसेज जो है वो इंपैक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो इफ अगर वॉर कंटिन्यू हो जाती है तो दे आर लाइकली टू कम बैक, तो जो कि एक ये ऑब्वियस सी बात नजर आती है। तो एंग्जाइटी जो है एक शेयर स्केल ऑफ इंडियन वर्कफोर्स के अंदर है जो कि जीसीसी नेशंस के अंदर प्रेजेंट है, एंड जो गवर्नमेंट डेटा यही कहता है कि मोर देन 9.9 मिलियन इंडियंस करंटली रिजाइड करते हैं 6 जीसीसी कंट्रीज के अंदर। तो ऑफिशियल्स ने यही चीज बोला है कि लार्ज स्केल रिटर्न माइग्रेशन जो है वो आ सकती है इंडिया के अंदर, एंड वो स्ट्रेन करेगी डोमेस्टिक लेबर मार्केट्स को भी, क्योंकि ओवर सप्लाई ऑलरेडी है, उसके ऊपर और ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप देखो कोई एक सिंपल वर्कर जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहा है एंड जीसीसी नेशंस एंड स्पेसिफिकली दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर अगर कोई लेबर काम कर रही है ना, तो दोनों की स्किल डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। ऑलरेडी ओवर सप्लाई है एंड ऊपर से स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर इशू फॉर द लोकल पीपल ऑफ इंडिया, तो उनकी जॉब भी यहाँ पर खतरे में हो सकती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ सकता है। तो प्रेशर क्या है, अथॉरिटीज जो है दे आर नॉट फ्लैगिंग इमीडिएट ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस, बट वो ये चीज कह रहे हैं कि हमें एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए ताकि कंफर्टेबल पोजिशन रह सके, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड तो नहीं है नियर टाइम, बट अगर ये जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस आगे तक खिंचती गई तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होंगी। जो रेमिटेंसेज हैं वो एक क्रूशियल पिलर है इंडिया के एक्सटर्नल फाइनेंसेस के अंदर, वो अब एक रोबस्ट सिचुएशन में अभी तक तो नजर आ रहे हैं, बट धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जो रेमिटेंसेज इनफ्लोज ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के कितने थे, $36.9 बिलियन थे, जो कि $35.1 बिलियन थे इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024
2024-2025। तो इसी वजह से जो ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि गल्फ रीजन की डोमिनेंस है यहाँ पर रोल देखने को मिलती है इंडिया की फॉरेन रेमिटेंसेज इकोसिस्टम के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलरली सेंसिटिव सिचुएशन यहाँ पर बनाती है क्योंकि वॉर चल रही है। और जीसीसी इकोनॉमीज अकाउंट करती हैं 38% ऑफ इंडियाज टोटल रेमिटेंसेज, जो कि 2023-2024 का डेटा बताती है, एंड होस्ट करती है नियरली हाफ ऑफ द इंडियन माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये प्रॉब्लम है, अगर वो वापस आ जाते हैं इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्लस फॉरेन रेमिटेंसेज जो पैसा आता था उसके ऊपर यहाँ पर कमी या डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। इवन कि अगर आपको क्वेश्चन कभी आ भी जाता है मेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस चीज़ को भी आप कोट कर सकते हो। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला आपको यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-8903-043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। एंड इन केस तब वो भी चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। एंड कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपके डाउट्स जो है उसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। न्यूज़पेपर को और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, एंड फर्दर और ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर इनकलकेट करने की ज़रूरत मुझे भी ऐसा लगता है कि है, मोनोटोनस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें उसको भी लेकर मैं प्लान कर रही हूँ कि कैसे आपके लिए और ज़्यादा एंगेजिंग यहाँ पर वीडियोज़ बन सके। टिल देन, थैंक यू सो मच।